जय हिंद साथियों, 10 दिसंबर का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बड़ी खबर जो निकल के आती है सामने, उसी से क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग वही सारा चीज देखेंगे। देखिए अभी आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो है ना यूएनओ को तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बॉडी है, सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। वहां पे कल एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव में क्या था, सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव आया था, ठीक है। उस प्रस्ताव में कहा गया, जो आपका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, हमास के बीच, तो गजा में वहां पे जो है आपका सीज फायर को लेकर आया था कि वहां पे भैया जो युद्ध रोकिए, ठीक है। पिछले 2-4 दिन के लिए युद्ध विराम भी हुआ था, कुछ लोग का आदान प्रदान था, अपना जो भी जिसका बंधक था, फिर इससे युद्ध वहां पे प्रारंभ हो गया है। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 99। ये आर्टिकल क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जब बना था आपके संयुक्त राष्ट्र यूएन, ठीक है, उसी टाइम ये जो है आपका आर्टिकल इसमें था कि 99 आर्टिकल के तहत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है, वो कोई भी मुद्दे पे जो सुरक्षा परिषद है, जिसमें जो है आप हम लोग कहते हैं ना कि 5 गो अस्थायी सदस्य होगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल 99 के तहत सुरक्षा परिषद का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर सकता है, कोई बात उसके पास रख सकता है, फिर वहां पे प्रस्ताव रखाएगा और प्रस्ताव फिर पास करना चाहिए। और प्रस्ताव तभी पास होगा जब आपका 5वां अस्थायी अध्यक्ष का क्या हो, सहमति हो। अगर कोई एक आदमी वीटो लगा देगा तब बात नहीं बनेगा। तो वही हुआ है कल। कल क्या हुआ है ना कि ये चीज लेके आया, यूएई की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, और प्रस्ताव वहां पे रखा भी गया। भारत प्रस्ताव के पक्ष में ही वोट किया था, ठीक है। हम लोग प्रस्ताव के पक्ष में वोट किए थे, बहुत सारे देश किया था, ठीक है, जिसमें से 2 मैटर आपका गड़बड़ हुआ। एक आपका मतलब इंग्लैंड, मतलब यूके, ऋषि सुनक वाला देश जो है, वो क्या किया, वोट से दूर रहा, और अमेरिका जो है वीटो दे दिया, ठीक है। तो वही ये आर्टिकल 99 आपका निकल के आता है। तो आर्टिकल 99 को बिल्कुल भी हम लोग जानेंगे। और कल का जो प्रस्ताव आया सुरक्षा परिषद में, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो सुरक्षा परिषद को बिल्कुल भी जानेंगे कि यहाँ पे 10 अस्थायी होता है, 5 अस्थायी अध्यक्ष होता है, 5 अस्थायी अध्यक्ष के पास वीटो पावर होता है। ये बहुत सारा बात है। चलिए फिर बिल्कुल भी इसको देखेंगे बढ़िया से कि यहाँ पे होता क्या क्या है। चलिए आगे बढ़े। देखिए कल हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक कन्नड़ अभिनेत्री रही है, लीलावती नाम है इसका, ठीक है। तो इसको जो है इसके संतापना शोक, मतलब जो मृत्यु होता है, तो उस पर जो है अपना शोक संतापना जाहिर किया था। तो इसको थोड़ा सा, अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं जाते हैं तो हम उसको विशेष खबर बना के रखते हैं, ठीक है, जो सही बात है। और यहाँ से चीजें निकल के आता भी है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है एक बुक लिखा गया है, वो बुक का संकलन है प्रधानमंत्री जी का भाषण, ठीक है। और उसको लॉन्च किए हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे, समझे। अब आइए देखिए, एक अभी आपका ये महिला है, ये आपका लखनऊ की है, और उत्तर मध्य रेलवे है ना, जो आपका इलाहाबाद में उसका मुख्यालय, तो उत्तर मध्य रेलवे की है, वही काम करते हैं आगरा में। इसके द्वारा एक बहुत बड़ा विशेष काम हुआ है। क्या है ना, कन्वेयर बेल्ट होता है ना, कन्वेयर बेल्ट, उसको जैसे मालगाड़ी से अब कोई वैगन है, उससे माल लोड करना है, माल उतारना है, तो पहले जहाँ पे 9 घंटा काम लगता था, अब 6 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, एक कन्वेयर बेल्ट बनाने का मतलब विचार सबसे पहले इन्हीं ने दी थी। तो इसको रेलवे का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है, रेलवे विशिष्ट पुरस्कार इसको दिया गया है, ठीक है। प्रशस्ति श्रीवास्तव नाम है इसका, समझे ना। तो इसको हम लोग देख लेंगे फिर भी। अब देखिए प्याज तो बिल्कुल भी आप जानते हैं, प्याज का एक ऐसा मुद्दा है, 1980 के बारे में आपको पता होगा। 1980 में इसी प्याज का मुद्दा लेकर के इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई थी। मालूम है 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था, किसका, मोरारजी देसाई का। फिर 1980 में आपका इंदिरा गांधी प्याज का मुद्दा इतना जबरदस्त की, और ये मुद्दा को लेकर के फिर सत्ता में आई। 1984 में इसका मृत्यु हो जाता है, हत्या हो जाता है, ठीक है। तो यही प्याज, ये प्याज का है ना कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा प्याज को जो है निर्यात पर बैन लगा दिया गया है। निर्यात से मतलब क्या, हम कोई अदर कंट्री को प्याज निर्यात नहीं करेंगे। कब तक भैया, 31 मार्च 2024 तक, जब तक रबी फसल नहीं आ जाता है, मतलब जो फसल का, क्योंकि प्याज जो है हम लोग के यहाँ पे सालों भर होता है कि नहीं होता है। तो इस बार जो है खरीफ में कुछ खास प्याज हो नहीं पाया, और प्याज का दाम बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी सरकारी जो आपका रेट है उसके हिसाब से कितना पड़ रहा है, तो 57 रुपया समथिंग, ठीक है, जो पिछले वर्ष के तुलना में अभी मान लीजिए 97% बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्याज पर बैन लग गया है, निर्यात नहीं होगा 2024 तक, यानी 31 मार्च तक। तो प्याज के बारे में जानेंगे कि प्याज का स्थिति में भारत का क्या है। सरकार आगे जो है अपना इलेक्शन को देखते हुए काम कर रही है, या सरकार का ये जो है नीति है। देखिए प्याज क्या है ना, हम लोग की जिंदगी का अभिन्न अंग है, ये बात क्लियर है। क्योंकि प्याज हम लोग जो मांसाहारी लोग नहीं है, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं खाते हैं, अगर ज्यादातर देखा जाए तो खाया जाता है, और हर एक घर में ये प्याज जाता है। तो ये प्याज क्या है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। और यहाँ पे, यहीं से सरकार बनती है, यहीं से सरकार गिरती है। अब आने वाला है इलेक्शन 2024 में, है ना। अगर प्याज का ऐसे ही रहा, अगर हम लोग निर्यात करेंगे प्याज का, जहाँ पे हम लोग का जितना भोग होना चाहिए, जितना खपत है उतना नहीं मिलेगा, तो दाम बढ़ेगा। सरकार को लग रहा है कि ये सब दुर्बल हो जाएगा, ठीक है।
तो प्याज के निर्यात पे रोक लग चुका है, ठीक है ना, ये बात को जानिएगा। अब देखिए कल जो है ना आपका जो है क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कल जो है आपका जारी किया गया है। इसमें आपका क्लाइमेट एक्शन अवार्ड भी दिया गया है। तो इसमें हम लोग पिछले 5 साल से हम लोग अच्छा खासा पोजीशन में है, 10वें स्थान पे ही बने रहते हैं। तो इस बार जो है ना एक स्थान और हम लोग जो है हासिल किए हैं। पिछले बार 8वें स्थान पे थे, इस बार 7वें स्थान पे आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 3 तक तो कोई आज तक स्थान प्राप्त नहीं कर पाया जब से ये रिपोर्ट निकलता है। क्या है था उसका जो आपका 1 2 3 जो आना चाहिए, जितना आपको जलवायु परिवर्तन पे जितना करना चाहिए वो कोई भी देश उसका ये कॉलम पे खरा नहीं उतरता है। तो 3 नंबर तो ऐसे ही खत्म, चौथा में डेनमार्क है, ठीक है, 5वां में आपका एस्टोनिया है और 6ठा में बगल में अपना एशिया का फिलीपींस है और 7वां में हम लोग हैं। तो इसको बिल्कुल भी देखा जाएगा। चलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं, जब आ गया आपके बगल में तो, है ना। देखिए जब कोई भी बात आ जाता है तो उसको कर ही लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग सब कुछ समझ गए होइएगा कि क्या क्या चलेगा आज। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI यानी क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। क्या हुआ भैया, चलिए इसको बोलते हैं CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ठीक है। तो 2024 जारी हुआ है, ठीक है ना। उसमें भारत का स्थान पूछ रहा है, तो भारत का स्थान क्या है भैया, 7वां है। ये बात एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, देखिए जलवायु इन सब चीजों पे हम ज्यादा मेहनत मतलब आपको कुछ चीजों को बताते, पता है क्यों, क्योंकि ये आपका 2-3 चीज से सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात है जलवायु आपका जो जलवायु है, क्लाइमेट है, ठीक है, पर्यावरण है, वहां से जुड़ता है। फिर उसके अलावा ये आपका हर लगभग हर टॉपिक को, साइंस एंड टेक को भी यहाँ पे बहुत सारा ऐसा शब्द बोला जाता है कि वो भी आपका ऐड हो जाता है ना। आपका करंट भी इशू है, बहुत सारे इशू हैं, आपका जो सारे चीज को ये पकड़ता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा नजर बनाए रखना है, ठीक है। तो भारत को जो है इस स्थान में कैवा स्थान प्राप्त हुआ है, 7वां स्थान। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान, पहला 3 स्थान 1 2 3 ये क्या है भैया, ये खाली है। ये खाली है, क्यों खाली है कि जो इसका मापदंड है, इस मापदंड को कोई पूरा कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। सबसे अधिक जो है अभी आपका जो नंबर 1 पे है, मतलब चौथे नंबर पे है, वो कौन है, डेनमार्क है। डेनमार्क जानते हैं स्कैंडिनेवियाई देश में आता है, ठीक है ना, जानते हैं आप लोग ना, इसमें तो बोलने का जरूरत नहीं है। डेनमार्क आया है, तो डेनमार्क को कितना टोटल स्कोर मिला है, तो इसको 75 पॉइंट समथिंग जो है आपका क्या मिला है, स्कोर मिला है। और ये क्या है, चौथे नंबर पे बना हुआ है। तो डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, यूरोप का देश है, तो ये बात जानते हो। अब 5वें नंबर पे कौन है, 5वें नंबर पे आपका एस्टोनिया है। एस्टोनिया कौन है भैया, जब USSR विघटित हुआ आपका 1991 में, तो वहीं से आपका जो है 15 देश अलग हुआ था। उन 15 देश में एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया भी है, तो वही एस्टोनिया है, ठीक है। ये इसका राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी तल्लीन है, तो इसको तल्लीन को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये तल्लीन जी है, ठीक है ना। इसका राजधानी कहाँ है, तल्लीन है, और एस्टोनिया 5वें। और 6ठे स्थान पर कौन है, 6ठे स्थान पर आपका फिलीपींस है, जहां पे मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है, फिलीपींस आप लोग को पता है। तो 6ठे और 7वें स्थान पर हम लोग भारत आता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल जान गए। अब ये सूचकांक कहाँ जारी किया गया, तो ये सूचकांक जारी किया जाता है जर्मन वॉच और क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और जारी कहाँ किया गया, COP28 आपका चल रहा है, कहाँ भैया, तो पिछले कई दिन से ये बात हो रहा है कि COP का 28वां सम्मेलन दुबई में UAE में हो रहा है, वहीं पे जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल कितना देश है, 63 देश है। क्या कहिएगा, 63 देश और एगो EU है। यानी कहने का मतलब है पूरे विश्व में सबसे अधिक जो कार्बन का उत्सर्जन होता है तो यही देश के द्वारा होता है। कितना परसेंट होता है भैया, 90% कार्बन का उत्सर्जन यही सारे देश करता है। तो इसी को रैंकिंग किया जाता है कि नहीं है। तो इस रैंकिंग में ये सारा स्थिति है। अब देखिए, अब कहिएगा कि बड़ा बड़ा देश, इसमें बड़ा बड़ा देश कौन है भैया, सबसे पहले चाइना को समझिए, चीन इस स्थान पे कितना है मालूम है, 51वें स्थान पे आता है। और USA कितने स्थान पे आता है, थोड़ा सा सुन के आपको आश्चर्यजनक लगेगा, ये 57वें स्थान पे है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी बड़ी देश है और जलवायु परिवर्तन को लेकर के इन लोग की तरफ से कोई पहल नहीं है। चीन 51वें स्थान पे घूम रहा है, USA 57वें स्थान पे घूम रहा है, और भारत यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत का जो अपना प्रयास है, ठीक है, अपना तत्परता जो दिखा रहा है, ये बहुत सराहनीय है, ठीक है। कितना स्कोर मिला है भारत को, तो क्या कहिएगा, 69.39 स्कोर के साथ, ठीक है, ये आपका बना हुआ है। कै नंबर पे, 7वें स्थान पे। टॉप 3 में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसका जो मापदंड है वो कोई पूरा ही नहीं कर पाया है। तो 4th
5, 6 हम बता दिए आपको, और 7 में हम लोग हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी बता दिए, कहाँ जारी हुआ है ये भी आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ से इंपोर्टेंट चीज क्या है, भारत के बारे में अगर आपको पूछे तो भारत देखिए, भारत जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी को मतलब वो करने के लिए उसमें अच्छा है। भारत जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा भारत का अच्छा स्कोर नहीं है। जैसे कोयला है भैया, हम लोग का एनर्जी का स्रोत, अगर आपको कोई पूछे भारत में सबसे अधिक एनर्जी का स्रोत किससे, दिखा दीजिएगा कोयला, लगभग 85% आप मान के चलिएगा, ठीक है, 84 पॉइंट समथिंग होता है, तो 85% मान के चलिएगा हम लोग एनर्जी यहीं से कंज्यूम कर, मतलब हम लोग का पैदा होता है किससे, तो क्या कहिएगा, कोयला से। तो इसमें इसके मामले में थोड़ा सा हम लोग पीछे है, नहीं तो बाकी बचा हम लोग का जो प्रयास है जलवायु परिवर्तन को लेके वो बहुत ही अच्छा है, और ये जारी किया गया है आपका कहाँ पे, यूएई में। चले आगे बढ़े, चलिए ये इंडेक्स जो है जलवायु परिवर्तन के दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत है, 63 देश और ईयू को शामिल किया जाता है, जो हम आपको बनाए इन्हीं देशों के द्वारा 90% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ग्रीन हाउस गैस ये आपका 63 देश और ईयू के द्वारा ही 90% ग्रीन हाउस गैस आपका उत्पन्न किया जाता है, इसी वजह से यही लोग का लिस्टिंग किया जाता है। अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आया है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन किसको दिया हुआ है, सेबेस्टियन मेवाड़ा को दिया गया है और मिशेल जेराटो को दिया, तो मिशेल जेराटे और सेबेस्टियन मवेरा, ठीक है, मवेरा है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आपको याद रखना है, सेबेस्टियन को और मिशेल जेराटे को। सेबेस्टियन मिशेल जेराटे को क्या कहिएगा, यूएन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया है। अब आपका COP 28 कितना तारीख तक होने वाला, 30 दिसंबर से लेके 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक होने वाला है, 10 तारीख हो गया, अब खत्म नहीं होने वाला होगा। अब यहाँ से संबंधित कोई भी चीज मेरे हिसाब से आपका नहीं छूटा है, और यहाँ पे कुछ अवार्ड अभी आपको बताए थे, इंडेक्स बताए थे। अच्छा एक बार HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग का कितना रैंक में, हम लोग कितना स्थान पे है, तो 132वां है, ये याद रखिएगा। हम लोग हंगर इंडेक्स में कितना है, 111वां है, ठीक है, HG, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा हंगर इंडेक्स में। उसके बाद और क्या था, अभी ग्लोबल डिजिटल में बताए थे, उसमें कितना था, 49 था, है ना, 49 था। उसके बाद और क्या बताए थे, अभी देखिए बहुत सारा जो भी रिपोर्ट बताते हैं ना, इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कितना था भैया, उसमें 40 थे, ठीक है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40 थे। और क्या थे, जितना भी बताते हैं इसको बिल्कुल भी याद रखना है, हंगर इंडेक्स, डिजिटल, उसके बाद क्या बोलते हैं HDI, ठीक है, उसके जो भी चीजें हैं ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अभी अगर इतना चीज को हम बताएंगे तो थोड़ा गड़बड़। अब यहाँ पे थोड़ा मैप को देख लीजिए, यानी मैप को कहने का मतलब है, देखिए जो ये वाला जो है आपको बोले ना कि भारत 7वें नंबर 1 में डेनमार्क है, तो देखिए डेनमार्क आपका यहाँ पे है, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका है, ये देखिए ये आपका नॉर्वे है, ये स्वीडन है, यहाँ पे आपका डेनमार्क है, ये जुटलैंड प्रायद्वीप में पड़ता है, ये ऐसे करके जर्मनी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका ये एस्टोनिया है, ये छोटा सा देख रहे हैं ना, यहाँ पे एस्टोनिया मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं। एक बार कोई चीज को समझ जाइएगा ना, फिर दोबारा आपको नहीं दिखना पड़ेगा। देखिए ये यूएसआर है, मतलब ये रसिया है अभी आपका, ठीक है, 1991 में ये इसका स्थिति यही था, ठीक है। तो ये फिनलैंड है, ठीक है, ये फिनलैंड आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी है, ये एस्टोनिया है, यहाँ पे आइएगा तो आपका लटविया है, लिथुआनिया है, तो यही है आपका क्या बोलिएगा, एस्टोनिया। अब आइए फिलीपींस, देखिए फिलीपींस यहाँ है, मालूम है हमेशा चाइना के साथ विवाद में रहता है, बोलता है कि चाइना सागर, इसका जो EEZ है यहाँ पे उसका हड़प लिया चाइना। तो फिलीपींस भी आपका BRI में बताया था, वो निकल गया फिलीपींस, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड यहीं पे दिया जाता है कि नहीं है, तो ये याद आपको रखना है। फिर हम लोग यहाँ पे हैं, तो ये आपका जो है आपका अच्छा जो प्रदर्शन अच्छा कर रहा है उसका बता रहे, और जो खाली है तो उसको मेजरमेंट नहीं किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। जहां पे कोई कलर नहीं है उसमें कुछ नहीं है, और जहां पे देखिए एकदम ये लोग जो है अपना हाइट वोल्टेज बना के रखा है, ठीक है, तो समझ रहे हैं। चलिए अब आइए प्याज में आता है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगाया है, तो क्या बोलता है कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगाया है। तो पहले से ये समझिए कि प्याज पर जो निर्यात है वो बंद कर दिया जाएगा। अब देखिएगा कैसे प्याज, अब मान लीजिए कि कल ही का ये फैसला है, और ये फैसला किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये जो फैसला लिया जाता है विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा, क्योंकि विदेश में जितने भी हम लोग आयात निर्यात करते हैं, ये सारा काम जो है विदेश व्यापार महानिदेशालय ही करता है। और ये कब से करता है, 1991 से में करता है, जब हम लोग LPG अपनाए थे। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, उसके बाद क्या, ग्लोबलाइजेशन, तभी से ये आपका चीज चल रहा है। और ये कब आया था आपका, 1991 में। तो ये बात याद रखिएगा, विदेशी व्यापार से संबंधित कोई भी चीज हो उसका जो है कोई भी दिशा निर्देश कौन जारी करता है, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा करता है। ये किसके, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और अभी ये है कौन, तो इसका जो है अभी नाम है, इसका क्या है, इसके महानिदेशक हैं संतोष कुमार सारंगी। ये दोनों चीज याद रखिएगा, कब से कर रहा है, और विदेशी व्यापार में सारा चीज इसी का भूमिका आता है। तो इसी के द्वारा कहा गया है कि कितना तक, 31 मार्च तक, क्या कहिएगा, 31 मार्च तक आपका जो है ये चीज आपका बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा भैया, अब थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। 2024 तक देखिए,
आपको पता है प्याज जो है हम लोग के देश का जो है एक क्या है अभिन्न अंग है, खास के उपभोग के मामले में जो हम लोग प्याज कितना खाते हैं लगभग घर में, और ठंडा के मौसम में तो और ज्यादा आपका प्याज ज्यादा आने लगता है, यूज करने लगता है आदमी, है ना। और प्याज हम लोग के देश में दोनों सीजन में मतलब साल भर होने वाला फसल है प्याज, ठीक है। और इस प्याज को लेकर के इस बार आपका खरीफ फसल जो हुआ यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज को लेकर जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इशू रहता है, तो बराबर नहीं हो पाया और प्याज जो है मार्केट से निर्यात, कहीं पे भी ज्यादा दाम मिलेगा तो लोग बेचेगा, ठीक है, निर्यात कर देता है और दाम हाई वोल्टेज में चला, कितना भैया 57 रुपया। तो इसको देखते हुए सरकार क्या किया है कि इसको निर्यात पर रोक लगा दिया। अब देश का प्याज देश में ही रहेगा, अब यहाँ पे बेचिए, आपको जितना भी जो भी दाम होगा वही होगा। मार्च तक क्यों लगाया है? मार्च तक देखिए, अब यहाँ पे रबी फसल कट जाएगा, मार्च तक रबी फसल कटेगा कि नहीं, जब दूसरा फसल आएगा तो ये आपका प्याज का उपलब्धता बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो फिर थोड़ा सा कम दाम भी होगा और सरकार को राहत भी मिलेगा, ये बात। अब दूसरी बात निकल के क्या आता है कि प्याज, अगर प्याज का जिस हिसाब से दाम है, आने वाला है इलेक्शन 2024 में, इसको भी थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछने जा रहे हैं। प्याज इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन जब होगा, आप जानते हैं लोग का एक मुद्दा होता है, आपको बता दें 1980 में जब आपका मोरारजी देसाई सरकार बनी थी 77 में, उसके बाद फिर आपका चौधरी चरण सिंह बैठा, दोनों आदमी सरकार नहीं चला पाया, उस टाइम प्याज बहुत महंगा हुआ था और इंदिरा गांधी प्याज को मुद्दा बना करके इलेक्शन जीत भी गई थी, ठीक है। तो जो चीज घर घर तक पहुंचता है, अगर उसको आप मुद्दा बना लेते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होती है। सरकार सोचती है अगर प्याज निर्यात करते रहे और प्याज का दाम अगर बढ़ गया तो आने वाला इलेक्शन है सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर 1980 रिपीट ना हो जाए, क्योंकि प्याज मुद्दा बहुत बनता है। तो दूसरा पक्ष ये भी है, बहुत सारा पक्ष है, आपको हम लोग को इतना पक्ष नहीं जानना है, जो मुद्दा रबी है खरीफ है ये सब चीज जो बोल रहे हैं वो चीज आपके लिए जरूरी है, और ये किसके द्वारा किया जाता है ये जरूरी है, ठीक है। तो ये पहले मार्च 2024 लगा लीजिए। अब एक बात और आई है, प्याज से संबंधित, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? ये क्या कहिएगा? एलियम सीपा होता है ना, एलियम सीपा, तो इसको याद थोड़ा रखिएगा, एलियम सीपा प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है ना, सीपा या सेपा जो भी कहिए, ठीक है, एलियम सीपा होता है, ठीक है ना। प्याज के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए विश्व में प्याज के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे नंबर पे आता है, क्या कहिएगा? दूसरे नंबर पे। प्रथम स्थान पर चाइना आता है, चीन आता है, ये बात याद रखिएगा, प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अब यहीं पे कहेगा कि अगर पूरे विश्व में तो ये बात है, भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे अधिक आपका करता है महाराष्ट्र, क्या कहिएगा? महाराष्ट्र करता है एक नंबर में, दूसरे नंबर में आपका कर्नाटक करता है, ठीक है, कर्नाटक करता है, तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश करता है, फिर गुजरात करता है, फिर बिहार करता है। तो बिहार का स्थिति याद रखिएगा, जो बिहार के एग्जाम देता हूं तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है। 5वें नंबर में प्याज है और प्याज हमेशा मुद्दा में बना रहता है, तो आपको प्याज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, उसका वैज्ञानिक नाम भी जान लीजिए। अब देखिए प्याज क्या है ना, अच्छा छोड़िए, ज्यादा जाएंगे तो लंबा चला जाएगा, बट आपका जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानिएगा कि ये सालों भर होने वाला फसल है, ठीक है। रबी खरीफ में सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है, विश्व में हम लोग दूसरे नंबर में प्याज उत्पादन में है, पहले नंबर में कौन है भैया? चाइना है, ठीक है। और इसका जो विदेश व्यापार होता है इसको रेगुलेट कौन करता है? तो विदेश व्यापार नीति लागू कौन करता है? तो क्या कहिएगा? ये आपका विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा ये चीज लागू किया जाता है, और ये कब आया? 1991 में आया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। उद्देश्य क्या है भाई? घरेलू बाजारों में प्याज के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय एक सरकारी निकाय है जो देश के विदेशी व्यापार नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके महानिदेशक कौन है? संतोष कुमार सारंगी हैं, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये टॉप किल और किसके अंदर काम करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये काम करती है। देखिए प्याज से संबंधित चीजों को आपको बिल्कुल भी जानना है, ठीक है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सब कुछ। अच्छा प्याज किस में आता है? तो प्याज तना कहिएगा, ठीक है, ये क्यों? और सलकंद में आता है, ठीक है। प्याज क्या है? तना है, उस दिन भी बताए थे, एक होता है परकंद, एक होता है कंद, एक होता है सलकंद, है ना। तो आलू जो कहेगा तो क्या कहिएगा? आलू कंद में आता है, परकंद में आपका क्या बोलते हैं? हल्दी अदरक आता है, और ये सलकंद में आता है प्याज, ठीक है ना। ये तना है, रूट नहीं कहिएगा, रूट में आपका गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा, शकरकंद, सब रूट में आता है, ठीक है। तो ट्यूबरेशम होता है ना, ट्यूबरेशम क्या है? ये आपका जो है आलू का वैज्ञानिक नाम ट्यूबरेशम कुछ होता है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत कितने स्टेशन को आधुनिक विकास के लिए चिन्हित किया गया? देखिए अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत, ये अमृत भारत स्टेशन को लॉन्च किया था अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, अगस्त का समय है, ठीक है, 6-7 अगस्त को किया था, और बोला कि 508 जो है अमृत भारत स्टेशन बनाएंगे। ये बात पहले जान लीजिए। तो ये है हम लोग के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इसके द्वारा आपका राज्यसभा में एक बात कहा गया कि टोटल जितने भी रेलवे का जो हम क्या कर रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन का मतलब ये समझिए कि एक जो पुराने रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसको जीवित करना है, उसको हाईटेक करना है, सब कुछ जो है स्वदेशी रूप से लगाना और बहुत हाईटेक करना, हर एक चीज सुविधा वहां पे होगा। तो इसने बोला है क्या, ये जो 508 था उसको बढ़ा करके कितना चिन्हित किया है? तो 1309 किया। पहले आप ये याद रख लीजिएगा कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन
कौन इसका लॉन्च किया था तो क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी। ये अगस्त का बात है, उस टाइम कितना बोला था, 508। और अभी ये जो है ये अश्वनी वैष्णव जी हैं, ये कितना बोले हैं कि 1309 जो है ऐसे स्टेशन है जिसको अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत हम चिन्हित किए हैं, और इस स्टेशन का क्या करना है, पुनरुद्धार करना है, इसको मतलब रीडेवलपमेंट करना है। मेन ये अमृत भारत स्टेशन मतलब ये है कि जो पुराना स्टेशन है उसको रीडेवलपमेंट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और कितना चिन्हित किए हैं तो 1309, ये बिल्कुल भी आपको याद रखा गया। अब चलिए यहाँ तो ये बात समझ गए, अमृत भारत स्टेशन एक बार और भी हम बढ़ाए थे, ठीक है, कि अमृत भारत स्टेशन में प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लॉन्च किए, क्या क्या बताए थे वो अगस्त के वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे एक और आई, अभी हाल फिलहाल में जो ना आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, रेलवे का सबसे विशिष्ट पुरस्कार होता है, ठीक है, तो उस पुरस्कार को याद रखिएगा, ठीक है। अति विशिष्ट रेलवे पुरस्कार दिया जाता है रेलवे के द्वारा, रेलवे का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, और वो मिला है आपको प्रशस्ति श्रीवास्तव को। ये कौन है भाई, ये महिला है, ये लखनऊ की है, ठीक है, वो आगरा मंडल में काम करती है, और आपका जो है उत्तर मध्य रेलवे पे पड़ता है वो आगरा मंडल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसने क्या किया ना, एक कन्वेयर बेल्ट बनाया। कन्वेयर बेल्ट होता है ना कोई माल ढुलाई के लिए, तो कन्वेयर बेल्ट बनाया है, उसका विचार जो है उसी ने दिया था कि कन्वेयर बेल्ट होगा, इस बेल्ट के माध्यम से क्या करेंगे, जो आपका वैगन है, जो मालगाड़ी है, वहां पे आप कोई जैसे आप देखिए मान लीजिए कोई माल है, ठीक है, उसका ढुलाई करना है, उतारना है, उस पर चढ़ाना है, तो उसमें क्या होता था ना, पहले बहुत ज्यादा समय लगता था, मजदूरी भी ज्यादा लगता था, समय भी ज्यादा लगता था, है कि नहीं है। जो कॉर्पोरेट लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, वहां पे पैसा भी ज्यादा लगता था। तो ये बेल्ट इनने बनाया है, और ये आपका जो है एक तरह से ट्रायल के रूप में यहाँ पे प्रयोग भी किया गया, तो ये बहुत सफल माना गया है। इसी के काम को देखते हुए आपको जो है ये प्रशस्ति श्रीवास्तव को आपका पुरस्कार दिया। कौन सा कहिएगा, अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार। किसको, प्रशस्ति श्रीवास्तव को। कहाँ की है, तो लखनऊ की है। और कहाँ पे, कौन सा रेलवे जोन में आता है, तो क्या कहिएगा, ये आपका उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, ये आपका इलाहाबाद में पड़ता है, यानी प्रयागराज कहिएगा, ठीक है। तो ये भी बात आप जान लीजिएगा। वो हो गया आपका। अब मंडल है, टोटल कितना, आपको कितना जोन बताए थे रेलवे में, 19 जोन होता है ना, और मंडल 7। तो कौन सा मंडल की है ये, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, आगरा मंडल की है, क्योंकि बहुत बड़ा पुरस्कार है और बहुत चर्चा में बनी हुई है, ठीक है। अब बहुत एकदम नया अधिकारी है, बहुत कोई पुराना अधिकारी नहीं है, 11-12 बैच के अधिकारी है, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट को लेके इसका चर्चा में बना हुआ है, तो ये दोनों चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी जान लेना है। चले आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन आइए। आगे क्या है ना, चर्चा में रहा पुस्तक नए भारत का साम्य, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे पुस्तक है, ये राजनीतिक के अलावा क्या है, लेखक भी हैं। लेखक के अलावा फिर अभी जो है आपको हम बताए थे, आपका जो है ग्रैमी अवार्ड जो दिया गया था आपका, उसके लिए ये उसका नाम क्या था भैया, अभी बताए थे ना ग्रैमी अवार्ड के लिए, कि प्रधानमंत्री का जो लिखित गाना था श्री अन्न पे, ठीक है, उसी को जो है नामित किया गया, और वो अवार्ड मिल भी जाएगा। तो हम लोग का प्रधानमंत्री क्या है, बहुत प्रतिभाशाली है, तो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के बारे में जानना जरूरी है। तो थोड़ा हम लोग ये जानेंगे, ये जो है पुस्तक उसका क्या है, सामवेद, क्या कहेंगे, नए भारत का सामवेद। ये प्रधानमंत्री का जो भाषण है, संसद में जो भाषण दिए, कहीं भाषण दिए, उसका संकलन है। उसी संकलन को किसने लॉन्च किया है, तो क्या कहिएगा, हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ये 14वें राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। अच्छे अच्छे काम ये भी कर रहे हैं, है ना। तो इसी ने क्या किया है, अनावरण किया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या कहिएगा, नए भारत का सामवेद। इसको कहेगा कि किससे संबंधित है, तो कह दीजिएगा कि हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित है, उसके भाषण का संकलन है। तो यह बात बिल्कुल भी, और उसका कुछ किताब है, देख लीजिए, ये सारा किताब है, हम लिख दिए हैं। अगर जो आप कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम वॉरियर किसका है, ठीक है, मोदी नहीं बोलता, नरेंद्र मोदी गेम चेंजर किसका है ना। तो इस तरह से कुछ बुक है जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी निदान करने के लिए दे देता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको बिल्कुल भी देख लेना है। तो यहां से ये बात याद रखिएगा, भारत का सामवेद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का एक संकलन है, जिसका अनावरण किसने किया है, रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलें अगला, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, हुमा कुरैशी। देखिए ये अभिनेत्री नहीं है, ठीक है, अपने जमाने में, अब अपने जमाने, इसका कब जमाना रहा है हमको नहीं पता है, बट सुनते हैं कि बड़ी अच्छी अभिनेत्री रही है, जो भी है। तो हुमा कुरैशी ने जो है एक बुक लिखी है, जेबा एंड एक्सीडेंटल क्या है, सुपर हीरो। तो ये बात याद रखिएगा, जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो। देखिए आज से पहले, कुछ दिन पहले हम ट्विंकल खन्ना का भी एक बुक, देखिए अभिनेत्री से संबंधित ना बुक लिख देता है, जो चर्चा में रहता है। हम आपको पहले बोले हैं कि आपके लिए वही चीज इंपॉर्टेंट है जो चर्चा में बना हुआ, और चर्चा में अब देखिए, अब इसका हुमा कुरैशी अब जो भी है ये हम नहीं जानते हैं। तो अब ये किताब अगर चर्चा में रहा, इस किताब को तो हमको पढ़ने का समय है नहीं कि हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में कुछ बताएंगे, मगर ये चर्चा में बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ होगा खास जिसके बारे में कुछ बताया होगा, तो ये
कुछ कुछ बुक है आपको याद रखना है, तो ये इसका याद रखिएगा। हुमा कुरेशी के द्वारा लिखा हुआ है क्या, जेबायन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये आपका कौन हो गया भैया, हुमा कुरेशी। चलिए आइए, इसके बारे में तो आपको बोल ही दिया, मोदी जी कल ये आपका दुख संवेदना जाहिर कर रहे थे, प्रकट किए कि ये जो है कन्नड़ प्रसिद्ध अभिनेत्री थी लीलावती का निधन हो गया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। कल भी आपको बताए थे हम, देखो ये जो है आपका दो रास्ते का जो है ही आपका हीरो था, उसका भी मृत्यु हो गया था, कल बताए थे ना। तो आपको ये सब जो भी चीज है जो आपका बड़ी खबर बन के आता है, निकल के आता है, तो उसको हम बता देते हैं। चलिए आइए, गजा में युद्ध विराम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर क्या हो गया, अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया है। देखिए बोलता है कि गजा में क्या है, युद्ध विराम की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर। तो चलिए यहां तक पहले समझिए क्या कर दिया, अमेरिका ने वीटो प्राप्त कर दिया। तो चलिए पहले सबसे पहले ये समझते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। देखिए यूएन है, यूएनओ है, हम लोग जानते हैं इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। इसका कुछ बॉडी है लगभग, देखिए और बहुत बार बता चुके, इतना नहीं बताएंगे, बस ये जान लीजिए 6 बॉडी है। 6 बॉडी में से मुख्य बॉडी जो है सुरक्षा परिषद है, ठीक है। इस सुरक्षा परिषद को आप ये जानिए कि ये दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अगर दुनिया में कहीं पे भी कोई भी अशांति फैला हुआ है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, अगर सुरक्षा परिषद में जो भी लोग हैं अगर वो चाह ले तो सब कुछ काम खत्म। और ये कैसे चाहेगा, तो अपना जो है यूएनओ है ना, यूएनओ का जो महासचिव है उसके पास सुरक्षा आपका जो है यूएनओ का जो चार्टर है, वहां पे एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 99। उस अनुच्छेद 99 में जो है महासचिव को एक विवेक शक्ति देता है, ठीक है। विवेक शक्ति कहने का मतलब यह हुआ कि उस आर्टिकल का प्रयोग करके वो सुरक्षा परिषद को कह सकता है, उसके नजर में बात ला सकता है कि देखिए ऐसा ऐसा वहां पे हो रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पे अपने यहाँ पे बैठक बुलाइए, यहाँ प्रस्ताव लाइए, प्रस्ताव ला करके उस पर वोट कराइए, माने उस पे उसको प्रस्ताव को पास करवाइए, और जहां पे भी घटना घट रहा है उसको बंद करवाइए, ठीक है। तो ये किसके पास है, तो यूएनओ को जो महासचिव होता है, महासचिव हम लोग का कौन है, एंटोनियो गुतरेस है, तो उसी के द्वारा ये चीज का प्रयोग किया गया। आर्टिकल 99 बिल्कुल भी याद रखिएगा, बिल्कुल भी अगर आपको पूछ ले आर्टिकल 99 क्या है तो क्या कहिएगा, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का जो एक अनुच्छेद है, जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उसको एक विवेकाधीन शक्ति देता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इसका, इस पे किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खुद का विवेक का, अपना विवेक का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। और ये आर्टिकल के द्वारा क्या किएगा, सुरक्षा परिषद। देखिए दुनिया का पुलिसमैन कुछ भी महासचिव करेगा ना तो अपने से कुछ नहीं कर सकता, वो सुरक्षा परिषद को जाना ही है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली पावरफुल बॉडी वही है। महासभा से सारा चीज से, सचिवालय से सबसे सब पावरफुल है आपका सुरक्षा परिषद। अब ये थोड़ा सुरक्षा परिषद को जान लीजिए, ये क्या है। ठीक है, सुरक्षा परिषद है ना, इसमें क्या है ना, 5 अस्थायी सदस्य होता है, 5 क्या कहिएगा, अस्थायी सदस्य होता है, और 10 अस्थायी सदस्य होता है, ठीक है, इसको तो बिल्कुल। और जो 10 अस्थायी सदस्य होता है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है, अलग अलग कंटिनेंट से हर बार चुना जाता है। जो 5 अस्थायी सदस्य होता है, मेन यही खेल है। अगर कोई भी जो महासचिव है, महासचिव के द्वारा 99 आर्टिकल का प्रयोग करके अगर कोई भी प्रस्ताव पर ध्यान आकर्षित करने की बात कहता है, अगर इस 5 अस्थायी सदस्य में से कोई भी एक आदमी अगर वीटो का प्रयोग करेगा तो वो प्रस्ताव आपका पास नहीं होगा, ठीक है, वो क्या माना जाएगा, पास नहीं माना जाएगा, ये बात जान लीजिए। तो यही हुआ, 5 अस्थायी सदस्य पहले जान लीजिए कौन है। तो सबसे पहले किसने बनाया भाई, जिसने बनाया वो तो होगा ही अमेरिका है, ब्रिटेन का भी उस टाइम यही 2 आदमी का ज्यादा, उस पर फ्रांस 3 को हो गया, एगो चाइना है, एगो रसिया है। तो ये बात याद रखिएगा, 5 गो है। कौन कौन कहिएगा, अपना एशिया से इधर से आइएगा तो कौन, चाइना हो गया, रसिया हो गया, हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जयशंकर जी बोले हैं कि अभी हम लोग को दीजिए, इसमें कुछ सुधार कीजिए, नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चाइना, रसिया 2, फ्रांस 3, यूके 4 और एगो आपका अमेरिका 5 है, ठीक है। तो 5 अस्थायी अध्यक्ष में आपका ये हो गया, और 10 अस्थायी अध्यक्ष होता रहता है। अभी हम लोग थे अस्थायी अध्यक्ष में, कुछ दिन पहले हम लोग खत्म हो गए, मतलब अगले साल। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये सुरक्षा परिषद बॉडी है जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रस्ताव कौन लेके आया, ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव तो यूएई के जो है सारे सहमत से ये प्रस्ताव लाया गया था। यूनाइटेड अरब अमीरात है होता है, ठीक है, इसके द्वारा लाया गया। और भारत जो है विधेयक के सपोर्ट में क्या किया, वोट किया, विधेयक के सपोर्ट में वोट किया। मगर फाइनली ये अमेरिका क्या बोला, अब अमेरिका बोलिएगा कि क्यों भैया नहीं किया, तो अमेरिका क्यों नहीं किया बताइए। अमेरिका इस वजह से नहीं किया, जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था किसके द्वारा, चरमपंथी समूह कौन है भैया, हमास, उसके द्वारा जो इजराइल पे हमला हुआ, उसका कहने का तर्क ये है कि जब 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ तो इसका जो है आप निंदा प्रस्ताव में किए ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है क्या बोला कि ये जो है सोल्यूशन नहीं है, ये जो है अस्थायी सोल्यूशन है, अगर ऐसा कर भी देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मगर मेन मुद्दा का बात बताएं, सब कोई चाहता है कि ये चीज लड़ाई रुके, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे क्या हो रहे हैं, मृत्यु हो रहा है। भारत तो विशेष करके चाह रहा है, 2 स्टेट थ्योरी पर विशेष ध्यान दे रहा है, हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। एस जयशंकर जी हो या अरिंदम बागची जी हो, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, हर दिन बोलते हैं बात। मगर दिक्कत क्या है ना, अमेरिका क्या सोचता है, एक तरफ क्या बोल रहा है, इजराइल को बोल रहा है कि तुम बात नहीं मान रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, और दूसरा तरफ आज ये आपका जो है प्रस्ताव है, प्रस्ताव से दूरी बना लिया।
क्यों बनाया? इजराइल का सपोर्ट कर रहा है कि वहां पे अब तक आपका 17-18 हजार मृत्यु हो गया, जिसमें 50% बच्चा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये जानते हैं कौन कह रहा है? ये आपका जो रेड क्रॉस है, जो आपका यूरोपियन यूनियन का एक बॉडी है, वो उसका रिपोर्ट कह रहा है हॉस्पिटल में लोग नहीं रह सकता, ऐसा हाल हो गया। अमेरिका देखिए कितना ये निर्दय है, इसके बारे में समझिए। ये एक बनता क्या है ना कि इसको क्या चाहिए कि दो देश लड़े, एक तरफ हम कह रहे हैं कि इजराइल को तुम रुको, इसका जो है ना मेन इसका इजराइल को यूज कर रहा है। इजराइल को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा यूज कर रहा है, इजराइल का यूज कर रहा है कि तुम लड़ोगे, तुमको हथियार चाहेगा तो हम ही ना देंगे। जब तुम मेरे से हथियार लोगे, पैसा लोगे, तो फिर तुम मेरा गुलाम बन के रहोगे, हम जैसे कहेंगे वैसे करोगे। कोई भी आदमी किसी से पैसा लेता है तो उसके अंदर ही वो रहता है ना। तो ये इसका मानसिकता है, ऊपर ऊपर से दुनिया को दिखा बता कुछ। हम आपको पहले भी बोले थे ना, इसका कहानी ये है, ये लड़ाई के माध्यम से ही सुपर पावर बना है, और लड़ाई करवा के ही ये सुपर पावर बना रहेगा। जिस दिन लोग समझदार हो जाएगा, उस दिन पूरा दुनिया में कहीं पे भी युद्ध नहीं होगा, ये जान लीजिए। लड़ाई करवा के कैसे सुपर पावर बना, आपको बताए थे कि 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर आपका शुरू हुआ, और उस टाइम अमेरिका इतना कुछ नहीं था, उसके पास कुछ था ही नहीं। 1914 में जब वो जो लड़ाई हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूरा यूरोप को चाहिए था क्या? हथियार। पूरा यूरोप, पूरा विश्व दो खेमे में बच गया था। तो ये क्या कर रहा था? हथियार देने का काम करता था। किसको? यूरोप को। और यही हथियार बनाया, आधुनिक फैक्ट्री लगाया, इतना हथियार बनाया, पूरा यूरोप का पैसा अपने घर खींच लिया। अब पूरा क्या हो गया? अमेरिका तभी से फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वहां पे भी वही किया। हथियार बनाना है, बेचना है, लोग को लड़वाना है, वही लड़ाते हैं, यही करते हैं। और इजराइल को ये फाइनली यूज कर रहा है। अरे क्या मिलेगा आपको जो है ये सब चीज करके? तो कहने का मतलब यही है। तो ये सुरक्षा परिषद का ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर जो है ये आपका क्या किया है? अमेरिका वीटो लगा दिया। अब देखिए ब्रिटेन क्या किया। ब्रिटेन जो है इससे मतदान से दूर रहा, ब्रिटेन आया ही नहीं, बोला कि नहीं। फ्रांस ये प्रस्ताव के सपोर्ट पे वोट किया है, ये बात याद रखिएगा। फ्रांस सपोर्ट में किया है, ब्रिटेन दूर रहा, और आपका ये जो बचा अमेरिका वीटो प्राप्त कर लिया है। तो हम लोग को सब नहीं जानना है, सब राजनीतिक चीज है, ठीक है। मगर थोड़ा जो मानवीय जो चीजें हैं, कोई भी मरे, जैसे आप देखिए इजराइल का लगभग 1200-1300 आदमी का मृत्यु हुआ, हमास के द्वारा किया गया, वो भी कृत है, गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी हो, ये सोल्यूशन नहीं है, कोई भी चीज का सोल्यूशन है। गांधी जी बड़ा बढ़िया बोले थे कि कोई भी एक जगह बैठ करके दो बात संवाद करने से कोई बात होता है, बिना संवाद के कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात होता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि महासचिव अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरा होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो महासचिव होता है उसके पास कौन सा शक्ति है? तो क्या कहिएगा? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का अनुच्छेद 99। तो अनुच्छेद 99 हम लोग के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एंटोनियो गुतरेस ने इसका प्रयोग करके सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित किया है। अगर आपको पूछ देगा कि सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित किस संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में है, तो क्या कहिएगा? 99 कहिएगा। किसने वीटो प्राप्त दे दिया, तो क्या कहिएगा आप? अमेरिका कहिएगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था? यूएई के द्वारा। कहां पे? सुरक्षा परिषद में। देखिए वहां का जो है ना, अब देखिए सुरक्षा परिषद का इसका अध्यक्षता कौन करता है, ये भी आपके मन में सवाल होना चाहिए। तो कोई भी प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम क्या भैया, ये 15 में से 9 वोट चाहिए, और 9 वोट में से तो 5 चाहिए ही चाहिए। ये समझ गए? तभी प्रस्ताव पारित होगा सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए 9 वोट चाहिए, 9 में से 5 तो ये चाहिए ही चाहिए, और 4 चाहिए। तो 4 तो लोग 10 में से कहीं ना कहीं मैनेज कर ही देता है, लोग पक्ष में आ ही जाता है। ये हो गया पहली बात। अब दूसरी बात में आइए, इसका जो अध्यक्षता करता है ना, जैसे ये टोटल आपका पास कितना 10 बोले ना, इधर 10 अस्थायी 2 साल के लिए बनता है, और 5 तो प्रत्येक महीना के लिए सुरक्षा परिषद का एक अलग अलग जो कंट्री होता है उसको दिया जाता है। तो अभी जो है इसका अध्यक्षता किसके पास है? तो इक्वाडोर के पास है। क्या कहिएगा? इक्वाडोर। आपको कुछ भी पूछ लेगा भैया, ठीक है, कि जो हुआ था उस प्रस्ताव में अध्यक्षता किसने किया था, तो इक्वाडोर के पास यह अध्यक्षता दिया हुआ। अभी जो सुरक्षा परिषद में आपका बैठक हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया है? इक्वाडोर ने किया। इक्वाडोर कहाँ है भैया? ये दक्षिणी अमेरिका का देश है, ठीक है। इधर से आपका जो है कौन सा 0 डिग्री गुजरता है, 0 डिग्री रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, अभी दिखा देगा तो ले सकेगा, है ना। तो ये चीज बिल्कुल भी आपको याद रखना है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी बात है हम बिल्कुल भी देखिए, यूएनओ है ना, यूएनओ के बारे में जानिए। देखिए यूएनओ ही जो वहां पे विवाद पैदा किया है, यूएनओ ही अभी पागल हो रहा है। एंटोनियो गुतरेस को जो है आतंकवादी कौन बोला अभी कुछ दिन पहले कोई बात हुआ था, तो इसमें ये बात बोला कि ये जो है ना, ये एंटोनियो गुतरेस जो है बोला कि तुम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हो, इजराइल जो है उसको बोला कि इसको आतंकवादी संकेत से, तो कुछ बोला भी था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ये सब थोड़ा सा चीजें जानना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम कॉमेडी कर दिए हैं, है ना। तो चीजों को समझिए, ये सब सारा चीज है। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होता है हम आपको डेली अपडेट रखता है, ठीक है, अपडेट। और यही से आपका सारा क्वेश्चन है, ये जो भी है, कोई भी परीक्षा दीजिएगा तो देखिएगा आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर रहना ही रहना नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग